आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 22 सितंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान और रूस ने मचाई सनसनी, न्यूक्लियर प्लांट के लिए करेंगे डील, रूस का भी होगा शेयर। मोसाद ने 100 एजेंट्स ईरान में घुसाए, मिसाइल सिस्टम अंदर से तबाह किया, रिपोर्ट में बड़ा दावा। मुश्किल लहरों पर उम्मीद का सफर जारी, सुमुद फ्लोटिला गजा की तरफ बढ़ा, 50 मुल्कों के जहाज के साथ जाबाज रवाना। आज होगी यूएन की वर्ल्ड समिट, कई मुल्क करेंगे फलस्तीन को तस्लीम, इसराइल आग बबूला। अमेरिका का तंज, फलस्तीन की तस्लीम को कहा ड्रामा और दिखावा। गजा में इसराइल का सबसे बड़ा हमला, 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर, हालात बदतर। और गजा के लिए थम गया इटली, जुल्म के खिलाफ मुल्क भर में हुई हड़ताल, लाखों लोगों ने निकाला मार्च। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला आज नए टाइम से, और कोशिश ये रहेगी कि नए टाइम से ही रहें और ज़्यादातर मिडिल ईस्ट पर फोकस रहेगा। खैर, ईरान रूस के बीच नई एटमी डील होने जा रही है। ईरान के इस ऐलान के बाद इसराइल और अमेरिका में बेचैनी बढ़ना लाजमी है। सबसे ख़ास बात यह है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में रूस का भी हिस्सा होगा। ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में रूस का भी हिस्सा होगा, यानी अब ईरान में किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ तो वो रूस के एसेट पर भी हमला होगा, ख़ासतौर से उसके ऊपर माना जाएगा जिसमें रूस का शेयर है। खबर ये है कि ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह यानी कि हेड मोहम्मद इस्लामी ने यह कहा है कि रूस और ईरान के दरमियान एक अहम कोऑपरेशन के दस्तावेज मॉस्को में उनके दौरे के दौरान साइन हो गए। इस्लामी ने याद दिलाया कि 17 जनवरी 2025 को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात हुई थी, जिसमें पुतिन ने साफ कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी तरजीह एनर्जी सेक्टर, ख़ासतौर पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की तामीर है। इस्लामी ने बताया कि ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट की दूसरी और तीसरी यूनिट की तामीर पहले से जारी है और अब दोनों मुल्कों की आला क़यादत यानी रूस और ईरान की टॉप लीडरशिप ने इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को और बढ़ाने का फैसला किया है मिलजुल कर। ईरान के न्यूक्लियर चीफ इस्लामी ने कहा कि रूस को ईरान के 20,000 मेगावाट के न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्लांट्स में खास हिस्सा दिया गया है और हमारे पास इस सिलसिले में बाकायदा समझौते मौजूद हैं, यानी ईरान की न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में अब रूस का भी शेयर होगा। ये ईरान के दुश्मनों के लिए एक और बुरी खबर है। मोसाद ने ईरान में एक दहला देने वाला ऑपरेशन अंजाम दिया है और ये बड़ा दावा किया है इसराइली चैनल ने। बाकायदा रिपोर्ट्स बनी हैं कई अखबारों में। लिखा है कि इसराइल के चैनल 13 ने एक तहलका खेज दस्तावेजी रिपोर्ट में दावा किया कि मोसाद ने अपने 100 खतरनाक एजेंट्स को ईरान के अंदर तैनात किया था, जिनका मिशन था ईरानी मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस बैटरीज को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करना। रिपोर्ट के मुताबिक खास तौर पर ट्रेन किए गए ये एजेंट्स ईरान में भारी मिसाइल सिस्टम स्मगलिंग के जरिए पहुंचाने और उसे चलाने के लिए भेजे गए। इसी सिस्टम का इस्तेमाल जून की 12 रोज़ा जंग की शुरुआत में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस बैटरियों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक दस्तावेज में खुलासा किया कि इस ऑपरेशन से पहले उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसकी इत्तला दी थी। नेतन्याहू ने कहा, मैंने ट्रंप से कहा हमें ये करना ही होगा, और ट्रंप ने जवाब दिया, तुम सही कह रहे हो, ये करना पड़ेगा। और इसके बाद हमने उस ऑपरेशन को शुरू किया। वो जंग 12 रोज़ की शुरू हुई। रिपोर्ट में इस ऑपरेशन को देखिए, मैं रिपोर्ट के हवाले से पढ़ रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, ठीक है। रिपोर्ट में इस ऑपरेशन को बेमिसाल करार दिया गया, फिर चाहे पैमाने की बात हो या तकनीकी मुश्किलात की। दावा किया गया कि यह कदम इसराइल की उस बड़ी फौजी मुहिम का हिस्सा था जिसका मकसद था ईरान के मिसाइल नेटवर्क को अंदर से अपाहिज बना देना। दोस्तों, हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसराइल के शुरुआती हमलों में ईरान का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और IRGC के कई सीनियर कमांडर्स, कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे। इसकी वजह थी इसराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को शुरू में ही भारी नुकसान पहुंचा दिया था और एयर स्पेस पर एक तरीके से कंट्रोल हासिल कर लिया था, और इस वजह से ईरान सभी हमलों को रोक नहीं पाया। 12 दिन तक हमने देखा। देखिए, ईरान के अटैक पर नहीं यहाँ सवाल है, उसके डिफेंस पर सवाल है, जो हम सब ने देखा
कभी मीडिया की बिल्डिंग, कभी बासित फोर्स की, या मतलब हर जगह वो मार रहे थे। और जाहिर सी बात, उन्होंने कमांडर्स को, साइंटिस्ट को मारा, जिन्हें टारगेट कर रखा तो उन्हें मारा। उन सब की मौत का बकाया अब भी इसराइल पर है, और मुझे लगता है फ्यूचर में ईरान पूरा हिसाब तो चुकता करेगा, अपने एक एक कमांडर, एक एक साइंटिस्ट की मौत का बदला ज़रूर लेगा। लेकिन तब एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ था, और अब ये इसराइल का दावा है, इस पर ईरान का जवाब आना बाकी है। गजा की खबरों में सबसे पहले एक पॉजिटिव खबर सुन लीजिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला गजा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उदास दरिया पर उम्मीद के काफिले का रंग चढ़ रहा है। दुनिया की कई जाबाज बेटियां समंदर की लहरों पर खामोशी को तोड़ते हुए दर्जनों छोटे जहाज़ों के साथ आज गजा की तरफ बढ़ रहे हैं। वो गजा जहां 18 साल से घुटन की नाव पर तैनात नाकेबंदी कायम है, और पिछले 2 साल से जुल्म और तबाही ने इंसानी तकलीफ और दर्द को हद से पार कर दिया है। इन जाने वालों में जोश है, वो हंसते गाते जा रहे हैं, फ़लस्तीन की आज़ादी के नारे लगाते जा रहे हैं, वो चलते चले जा रहे हैं गजा के मासूम बेकसूर लोगों के लिए। ये सफ़र सिर्फ राहत का सामान पहुंचाने का नाम नहीं, बल्कि जुल्मत के दौर में उम्मीद की रोशनी फैलाने का खुला ऐलान है। इन नावों पर सवार लोग कहते हैं, हम गजा की तरफ नज़रें बंद नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं, हम देखेंगे, हम बोलेंगे। समुद्र काफिला इंटरनेशनल हमदर्दी का आईना है। यूरोप से बार्सिलोना और ग्रीस के जहाज़, नॉर्थ अफ्रीका से ट्यूनिस के बेड़े, और रास्ते में इटली से मिलने वाली और भी कश्तियाँ, ये सब मिलकर करीब 40 से ज़्यादा नावें या छोटे जहाज़ बन रहे हैं। फ्लोटिला ने कहा कि 50 मुल्कों से तकरीबन 400 एक्टिविस्ट इसमें शरीक हैं। कुछ जहाज़ रास्ते में मिलते जाएंगे, और ये काफिला बड़ी मजबूती और एक बड़े मकसद के साथ आगे बढ़ता रहेगा। इसकी मंजिल गजा है, और गजा के लोग इस काफिले के मुंतज़िर हैं। आप इस काफिले की सलामती की दुआ कीजिए, क्योंकि कल भी इस पर बहुत सी ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए थे। और अब आज की सबसे बड़ी खबरों का जिक्र ज़रूर करना चाहिए। फ्रांस और सऊदी अरब आज यूएन में वर्ल्ड समिट यानी आलमी इजलास बुला रहे हैं, जिसमें दर्जनों आलमी रहनुमा शामिल होंगे और 2 स्टेट सॉल्यूशन के हक में आवाज़ बुलंद करेंगे। इसी इजलास में कई मुल्क फ़लस्तीन को बाकायदा एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने वाले हैं। इससे पहले कल रात एक बहुत तारीखी काम हुआ। इजलास से पहले ही 4 बड़े मुल्क ब्रिटेन, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाकायदा एक आज़ाद मुल्क के तौर पर, आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम कर लिया। अब आज आधी रात के बाद जब आप सो रहे होंगे, रात लगभग 2 बजे, 6 और मुल्क फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, सैन मरीनो और एंडोरा भी ये ऐलान करने वाले हैं फ़लस्तीन को तस्लीम करने का। इसराइल इस बदलती हवा से खिसिया गया है। इसराइल और अमेरिका इस इजलास से गैर हाजिर रहेंगे, क्योंकि वहाँ बड़ी बेइज्जती होगी। इसराइल के यूएन में सफ़ीर डैनी डैनन ने इस कॉन्फ्रेंस को सर्कस बताया है और दावा किया कि ये दहशत गर्दी को इनाम देने के बराबर है। फ़लस्तीनी ज़मीनों को कब्जाने वाली इसराइली हुकूमत ने धमकी दी है कि वो इस लहर का सख्त जवाब देगी, ये जो लहर फ़लस्तीन के हक़ में उठ रही है उसका। उधर फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी इस आलमी इजलास में वीडियो पैगाम के ज़रिए शिरकत करेंगे, क्योंकि उन्हें अमेरिका आने पर उनके पाबंदी लगा दी गई थी। अब ये सब जो फ़लस्तीन के हक़ में हो रहा है, इस पर अमेरिका कह रहा है कि ये फ़लस्तीन को तस्लीम करने का एक ड्रामा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अमेरिका ने उन मुल्कों की कड़ी मजम्मत की है जिन्होंने हाल ही में कल ही फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे अहम हलीफ मुल्कों के इस कदम को अमेरिका ने परफॉर्मेटिव यानी दिखावटी यानी कि नौटंकी यानी ड्रामा करार दिया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक तर्जुमान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, हमारी तवज्जो असल डिप्लोमेसी पर है, ना कि दिखावे पर। हमारे लिए पहली तरजीह होस्टेज बनाए गए लोगों की रिहाई है और इसराइल की हिफाजत है, और फिर पूरे इलाके में अमन व तरक्की लाना है, जो सिर्फ हमास के सफाई के बाद ही मुमकिन है। अमेरिका को होस्टेज की जान की बहुत फिक्र है, लेकिन अमेरिका अभी प्लान कर रहा है $6 बिलियन के और हथियार इसराइल को देने के लिए। ये सब कहाँ बरसेंगे? अमेरिका अमन की बात करता है, अमेरिका जंग का सामान देता है। गजा पर इसराइल का सबसे बड़ा हमला जारी है।
लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी हैं। यह आज का हाल है। गजा सिटी में इसराइल का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। दुनिया भर से सीज फायर की पुकार के बावजूद बमबारी जारी है। 22 सितंबर की खबर है कि इसराइली फौज ने अंदाज़ा लगाया कि अब तक करीब 5,50,000 फ़लस्तीनी जबरन घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। मददगार एजेंसियां आगाह कर रही हैं कि गजा के जुनूबी इलाकों में हज़ारों लोग बेघर होकर ठिकाना ढूंढ रहे हैं और इस वजह से वहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं और अब लाखों लोग भी उसी तरफ खदेड़े जा रहे हैं। आज सुबह से ही गजा पट्टी में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। एक खबर मैं आपको सुनाऊं तो आप इटली को सलाम करने लगेंगे। इटली ने गजा के लिए सब कुछ रोक दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतरे, फ़लस्तीन के लिए नारे लगाए। इटली की आवाम ने पीर को पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। गजा से ना कोई कौमी रिश्ता, ना कोई ज़ाती ताल्लुक, फिर भी पूरे मुल्क में कारोबार ठप रहा। रेल लाइनें, मेट्रो, पोर्ट्स, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ सब कुछ बंद कर दिया गया। ये गजा पर जुल्म के खिलाफ एक ऐसी पुकार थी जो किसी प्रोपेगेंडा मशीनरी से नहीं निकली, बल्कि आम आवाम के दिल से उठी थी। जेनोआ और लिवोर्नो में बंदरगाह जाम हुए, बोलोनिया में यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल बंद कराए गए, मिलान और रोम की सड़कों पर लाखों लोग गजा की आवाज़ बुलंद करने के लिए निकल पड़े। इटली की यूएसबी यूनियन ने साफ कहा, इसराइल जैसे दहशतगर्द मुल्क से हर रिश्ता तोड़ा जाए, यही इस जेनोसाइड के खिलाफ ठोस जवाब होगा। यूएन की स्पेशल रिपोर्टर फ्रांसिस्का अल्बेनीज ने कहा, जब जेनोसाइड जारी हो तो बिजनेस एज यूजुअल नामुमकिन है। इटली के लोगों ने आज पूरी दुनिया को याद दिलाया कि अमन का रास्ता सिर्फ गजा से होकर गुजरता है और दोस्तों, इटली उस रास्ते को मजबूत कर रहा है। कुछ खबरें हेडलाइन मोड में। आज फ़लस्तीनी मिशन जो यूनाइटेड किंगडम में बैठता है, ब्रिटेन में, उन्होंने जब ब्रिटेन ने फ़लस्तीन को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया तो उन्होंने वहाँ पर सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया और फ़लस्तीन का झंडा उन्होंने लंदन में लहराया। ये एम्बेसी ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन का हाथ में लिए हुए हैं और ये यूके में जो है लहराया जा रहा है झंडा। उसके नीचे आप देखेंगे तो लोग खड़े हुए हैं और ख़ुशी से। ये ऐसा लगता है कि एक ऐलान से फ़लस्तीन को आज़ादी मिल गई है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत से लोग इसे ना समझें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसकी सिग्निफिकेंस है। हालांकि एकदम से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो जाएगा, वक्त लगता है। बच्चे को पैदा होने में और बड़ा होने में भी वक्त लगता है और फिर एक मुल्क को आज़ाद होने में लग जाते हैं बरसों। रॉकेट फायर्ड फ्रॉम गजा एट नाहल ओज, आर्मी सेज। आईडीएफ ने कहा है कि गजा की तरफ से फिर से रॉकेट दागा गया है और ये कहा है कि भाई कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने इंटरसेप्टर मिसाइल से इस रॉकेट को डाउन कर दिया और अभी तक किसी भी किस्म के नुकसान की खबर नहीं है। अहमद अल शराबी यूनाइटेड नेशन पहुँचे हैं। वो वहाँ पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होंगे और वहाँ पर उन्होंने सीरिया की कम्युनिटी के लोग जो रह रहे हैं न्यूयॉर्क में, उन सब से मुलाकात की और इसराइल के साथ जो कंट्रोवर्शियल डील है उसको लेकर अहमद अल शरा सुर्खियों में है। ये एक बड़ी बात है कि लगभग 57 या 60 साल के बाद सीरिया की तरफ से कोई लीडर, कोई रहनुमा यूएनजीए में पहुँचा है, क्योंकि बशार अल असद और उनके जो वालिद सीरिया के हुक्मरान थे, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम थे और उनसे ताल्लुक़ दुनिया के तर्क थे। आप सोच सकते हैं 13-14% वाली कम्युनिटी वाला कोई शख्स अगर 40 साल हुकूमत करे तो वो किस तरीके से किसी मुल्क पर हुकूमत करता है, जबकि मेजॉरिटी हुकूमत से बाहर रहे। ये एक प्रैक्टिकल और टेक्निकल बात है। इसको समझने या एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और हुक्मरान कोई भी हो, सद्दाम हो या बशर हो, हुक्मरान हाथ को तगड़ा रखता है। रशिया क्लेम्स इट टुक कंट्रोल ऑफ अनदर सेटलमेंट इन यूक्रेन्स डिनेप्रोपेट्रोव्स्क रीजन। रशिया और यूक्रेन के बीच अहम लड़ाई है। उन लोगों ने एक दूसरे पर जो है कातिलाना हमलों की, अब जंग में तो हमले होते हैं, कातिलाना हमलों के इल्ज़ाम लगाए। दोनों तरफ से कई लोग मरे हैं और रूस ने एक बड़ा दावा किया है कि उन्होंने एक और सेटलमेंट को, एक और बस्ती को या एक गांव को और कब्ज़ा लिया है और ये डिनेप्रोपेट्रोव्स्क रीजन में आता है। इस पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है। आज अमेरिका में कैलिफोर्निया में ज़लज़ला आया, 4.3 इसकी शिद्दत थी। सुनामी का कोई अलर्ट नहीं है। ख़ास बात ये थी कि इसकी डेप्थ 8 किलोमीटर नीचे थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक
कोई भी नुकसान दर्ज नहीं किया गया है, न जानी न माली। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।